नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हार्टिकल्चर, चौधरी श्रीनिवास सिंह सांडिल, पीजी कॉलेज माछरा। आज हम एक ऐसे फसल की खेती के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारे लिए हमारे समाज में इतनी घुल मिल चुकी है कि हमें सुबह से शाम तक इसकी ज़रूरत पड़ती है। फलों की खेती में एक ग्रुप होता है बागानी फसलों का, प्लांटेशन क्रॉप्स का। प्लांटेशन क्रॉप में चाय अपना अलग ही स्थान रखती है। तो हम आज चाय की खेती के बारे में जानकारी अध्ययन करेंगे। चाय मुख्यतया चाय के जो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंतर्गत अगर हम जाएं तो चाय की मुख्यतः 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से एक चाइना वैरायटी होती है जिसको हम कैमेलिया साइनेंसिस वैरायटी साइनेंसिस के नाम से जानते हैं। दूसरी वैरायटी एक स्पीसीज कैमेलिया साइनेंसिस वैरायटी असामिका और कैमेलिया असामिका सब स्पीसीज लेशियोकैलिक्स। इस तीसरी स्पीसीज को हम कंबोडिया वैरायटी भी कहते हैं। चाय की जो फैमिली है वो थिएसी फैमिली है। चाय का जन्म स्थान दक्षिण पूर्व एशिया माना गया है। ये सदाबहार पौधा है। इसमें क्रोमोसोम नंबर जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर हैं वो 15 है और डिप्लॉइड में 30 होते हैं। कुछ वैरायटीज होती हैं जो डिप्लॉइड होते हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर 45 होते हैं। ये पॉलीमॉर्फिक प्रजाति है। इसमें सफ़ेद पीले रंग के पीताभ सफ़ेद रंग के फूल आते हैं जिसका आकार 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक होता है। इसका फल कैप्सूल कहलाता है। चाय की खेती हमारे यहाँ पूरी दुनिया में 2000 BC पूर्व से की जा रही है, जिसमें से दुनिया में जितनी चाय की खेती की जाती है उसमें सबसे ज़्यादा चाइना में की जाती है और लगभग वो पूरे संसार की चाय की खेती का आधा क्षेत्र चाइना कवर करता है। चाय एक नॉन एल्कोहलिक बेवरेज है जिसमें एल्कोहल नहीं पाया जाता और हम प्रतिदिन उसका यूज करते हैं। इसके बाद कॉफ़ी का नंबर आता है। चाय को हम भारत में नेशनल ड्रिंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और आसाम का ये स्टेट ड्रिंक ऑफ आसाम। चाइना के बाद चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में जितनी चाय उत्पादन होता है उसका 70% उपयोग हम भारतीय अकेले कर लेते हैं। बाकी जो बचता है उसको एक्सपोर्ट करने वो एक्सपोर्ट होती है विभिन्न रूपों में। और भारत में चाय का उत्पादन, चाय की इंडस्ट्रीज और चाय का उत्पादन, उसकी क्वालिटी आदि को नियंत्रित करने के लिए टी एक्ट 1953 यानी 1953 में एक टी एक्ट बनाया गया था। टी एक्ट को पूर्णतः लागू कराने के लिए 1 अप्रैल 1954 को टी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये चाय की खेती के बारे में पूरा नियंत्रण रखती है। चाय की सूखी पत्तियों को जब हम गर्म पानी, दूध या उसमें चीनी मिला के तैयार करते हैं तो हम उसको चाय कहते हैं। चाय हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। इसकी सूखी पत्तियों से इसेंशियल ऑयल भी निकलता है जिसे हम परफ्यूमरी और खाद्य पदार्थों की फ्लावरिंग सुगंध बढ़ाने के लिए करते हैं। इसमें टैनिन की मात्रा 13 से 18% होती है और चाय के बीज से एक तेल निकलता है जिसका उपयोग हम स्किन मॉइस्चराइजर के रूप में करते हैं, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसर के रूप में करते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में करते हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि लोग हर्बल चाय कह के कि चाय पीना है, हर्बल चाय पीते हैं। हर्बल चाय एक्चुअल चाय से डिफरेंट है। हर्बल चाय में चाय की पत्ती नहीं होती या कभी कभी थोड़ी मात्रा में मिला दी जाती है, जबकि हर्बल चाय
तुलसी, लेमन ग्रास, अदरक आदि विभिन्न पौधों का मिश्रण बना के जो तैयार की जाती है उसे हम हर्बल चाय कहते हैं। चाय के लिए जलवायु एवं मिट्टी की आवश्यकता। चाय मुख्यतः उष्ण जलवायु का पौधा है। इसके लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बरसात होती है और पहाड़ी इलाकों में 600 से 2400 मीटर ऊंचाई, समुद्र तल से 600 से 2400 मीटर की ऊंचाई तक चाय की खेती आसानी से की जा सकती है। चाय की अच्छी ग्रोथ के लिए 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। अगर टेम्परेचर गर्मियों में 35 डिग्री से अधिक जाता है या जाड़े में 10 डिग्री से कम पहुंचता है तो इसे नुकसान होता है। जाड़े में जब टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हो जाता है तो ये इसके जो झाड़ियां हैं या पौधे हैं वो विंटर डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। इसके बाद मार्च में गर्मी बढ़ते ही इसमें फिर से नई स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, नई फ्लैशिंग आने लगती है, जिसको हम ये 3 फ्लश आती हैं, जिसमें अगर फर्स्ट फ्लश की हम प्लकिंग करते हैं, पत्तियां तोड़ते हैं, चाय बनाते हैं, तैयार करते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी की तैयार होती है। चाय के लिए अम्लीय भूमि ज़्यादा उपयुक्त होती है, जिसका पीएच 4.5 से 5.5 तक हो। मिट्टी में कैल्शियम और की मात्रा कम होना चाहिए और आयरन और मैग्नीज की अधिक मात्रा चाय के लिए नुकसानदेह है। फास्फोरस और पोटास की पर्याप्त मात्रा से चाय में एक विशेष प्रकार की सुगंध पैदा होती है। चाय का डिस्ट्रीब्यूशन और क्षेत्र, विश्व में अगर देखते हैं तो चाय सबसे ज़्यादा चाइना में, इंडिया में, श्रीलंका में और मलेशिया में पैदा की जाती है। भारत में करीब 16 राज्यों में चाय की खेती की जाती है, जिसमें आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, केरला में अकेले 95% क्षेत्रफल पाया जाता है। चाय के अगर क्षेत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी करें तो चाय उत्पादन के क्षेत्रों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। उत्तर पूर्व भारत, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, दक्षिणी भारत और उत्तर पश्चिम भारत। उत्तर पूर्वी राज्यों में आसाम, वेस्ट बंगाल 2 मुख्य राज्य हैं। आसाम में ब्रह्मपुत्र घाटी और सूरमा घाटी में मुख्यतः चाय की खेती की जाती है। आसाम पूरी चाय की खेती का, भारत के में चाय की खेती का 51% क्षेत्रफल कवर करता है। वेस्ट बंगाल में आसाम के बाद वेस्ट बंगाल का नंबर आता है, जिसमें से द्वाराज, जिसमें कूच बिहार, जलपाईगुड़ी आदि ज़िले आते हैं, और दार्जिलिंग ज़िला जो दुनिया भर में मशहूर है दार्जिलिंग चाय के लिए। साउथ इंडिया में नीलगिरी, कार्डेमम हिल्स, पालनी हिल्स, अन्नामनाई हिल्स में मुख्यतः चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा केरला में भी कुछ क्षेत्रों में चाय का उत्पादन किया जाता है, जिनमें कोट्टायम, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम ज़िले हैं। कर्नाटक में हासन और चिकमंगलूर ज़िलों में चाय की खेती की जाती है। उत्तर पश्चिमी भारत में देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत में मुख्यतः केवल उत्तराखंड में चाय की खेती की जाती है, जहाँ पे देहरादून, अल्मोड़ा और गढ़वाल ज़िले मुख्य हैं। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी और मंडी डिस्ट्रिक्ट में चाय की खेती की जाती है। लेकिन जो कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे जो चाय की जाती है, उत्पादन चाय का होता है, वहाँ पे मुख्यतः ग्रीन टी बनाने के लिए, जिसे हम ग्रीन टी कहते हैं, उसके उत्पादन के लिए कांगड़ा वैली मशहूर है। कुछ मात्रा में रांची, हजारीबाग, छोटा नागपुर आदि जिलों में भी झारखंड राज्य में
चाय की खेती की जाती है। वैरायटीज और टाइप्स ऑफ चाय टी, चाय की किस्में और प्रकार। मुख्यतः चाय को कोई अन्य प्रकार की ऐसी प्रजातियां जैसे दूसरे फल सब्जियों में कि अरका है, पूसा है, लगे हुई कोई नई प्रजातियां पाई जाती हूँ या नई किस्में निकाली गई हूँ, ऐसा ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाया। लेकिन जो कुछ क्लोन्स निकले हैं उन्हीं को हम उपासी 1, उपासी 2, उपासी 3 से लेकर इस तरह 10-12 क्लोन्स निकाले गए हैं, उनको हम वैरायटी के रूप में यूज करते हैं। मुख्यतः जो वैरायटीज हम चाय की उपयोग करते हैं वो जहाँ पे वो चाय की उगाई जा रही है वो उनके नाम से ही मशहूर हो गई हैं, उनका ट्रेड नेम भी वही बन गया है, वही वैरायटी है, वो अपने क्षेत्र के नाम से मशहूर है। जिसमें सबसे पहला नाम आता है दार्जिलिंग टी का। दार्जिलिंग टी सबसे उच्च क्वालिटी की चाय होती है। इसमें 3 बार कटाई की जाती है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है आसाम टी का। आसाम में कैमेलिया चाइनेंसिस की सब स्पीसीज आसामिका का उत्पादन किया जाता है। ये एक इंडिजिनस स्पीसीज है। तीसरी वैरायटी है तराई टी या दोआर्स टी। इसमें ये 1862 में तराई क्षेत्रों में जब चाय लगाई गई थी, चाय का प्लांटेशन शुरू हुआ था, तो जो तराई क्षेत्रों में हो रही है उसे हम तराई टी के नाम से जानते हैं। कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है, ये ग्रीन टी के लिए मशहूर है। नीलगिरी टी, नीलगिरी की पहाड़ियों में उगाई जाने वाली चाय की स्पीसीज को या वैरायटीज को हम नीलगिरी टी कहते हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियों में उगाई जाने वाली चाय को अन्नामलाई टी के नाम से जानते हैं। वायनाड कर्नाटका टी, मुन्नार टी, त्रावणकोर टी, इस तरह जो भी वैरायटीज हैं वो अपने उत्पादन क्षेत्र के नाम पे ही ज़्यादा मशहूर हैं। टाइप्स ऑफ टी, अगर हम चाय के प्रकार के बारे में चर्चा करें तो चाय किस प्रकार से उसकी प्रोसेसिंग की गई है, किस प्रकार से उसकी क्योरिंग की गई है, उसके आधार पे ही हम चाय का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करते हैं। जिसमें पहला नाम आता है ग्रीन टी का। ग्रीन टी नॉन फर्मेंटेड होती है, इसमें केवल पत्तियों को मुरझाया जाता है, जैसे तुड़ाई की जाती है पत्तियां हल्की सी तुरंत विल्टिंग होने लगती है। इसके बाद स्टीमिंग, रोलिंग, ड्राइंग बाकी प्रोसेस की जाती है। दूसरा सबसे प्रमुख ग्रुप है ब्लैक टी का, जो हम रोज पीते हैं। इसमें से चाय प्रोसेसिंग की सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं जब तैयार होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन है या फर्मेंटेशन है, एरेशन है, विदरिंग है या विल्टिंग है, फिर ड्राइंग है। इसमें से 22 से 28 मिलीग्राम प्रति ग्राम कैफीन पाई जाती है। और आसाम टी की बड़ी पत्तियां ब्लैक टी बनाने के लिए ज़्यादा उपयोग की जाती हैं। तीसरा टाइप है उलांग टी, या इसे हम चाइनीज टी के नाम से भी जानते हैं। ये पूरी तरह फर्मेंटेड नहीं होती ब्लैक टी की तरह, लेकिन कुछ मात्रा में सेमी फर्मेंटेड टी होती है। वाइट टी या येलो टी, ये सबसे कम, ग्रीन टी से भी कम, प्योरेस्ट या लीस्ट प्रोसेस, जिसमें बिल्कुल प्रोसेसिंग नहीं की जाती। और इसको जब हम चाय बनाते हैं तो ये इसमें से हल्का पीलापन आता है। इसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पाई जाती है। नर्सरी रेजिंग, चाय का उत्पादन करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि उसकी नर्सरी कैसे तैयार करें, क्योंकि चाय मुख्यतया कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जाता है और चाय के लिए खुली धूप नहीं चाहिए। इसलिए हमें
क्लोनल टी नर्सरी के रूप में कुछ नर्सरी क्षेत्र डेवलप करके रखना पड़ता है। जो हमारे क्लोन्स हैं, जो वैरायटीज उपासी ने डेवलप की हैं, अगर उन्नत किस्म की वैरायटीज हैं तो उनका हम क्लोन के रूप में, मदर प्लांट के रूप में इन नर्सरीज में रखते हैं, जिससे हम कटिंग बनाते हैं। अगर हम और नर्सरी के लिए वही अम्लीय भूमि की आवश्यकता होती है, 4.5 से 5 pH होना चाहिए। डीप लोम सॉइल होनी चाहिए। छाया एक प्रमुख घटक है किसी भी चाय की नर्सरी का। वो छाया हम वृक्ष लगा के करें, पन्नी तान के करें, या पॉलीथीन या कपड़े का उपयोग करके छाया प्रदान करें। सबसे पहले जब हम जहाँ पे चाय कटिंग लगाते हैं उसमें सॉयल 3 हिस्सा और सैंड 1 हिस्सा का रेशियो रखते हुए रूटिंग मीडियम तैयार करते हैं। इसी समय मिट्टी का अगर पीएच ज़्यादा है तो उसमें पीएच कम करने के लिए अल्मोनियम सल्फेट का उपयोग 10 लीटर प्रति 2.5 स्क्वायर मीटर के रेट से करते हैं। चाय का सिलेक्शन, चाय की का प्रोपोगेशन मुख्यतः कटिंग से करते हैं। तो इसके लिए हमें स्वस्थ, अच्छी बढ़वार वाली और उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों का चुनाव करना चाहिए। जिस मदर प्लांट से हमें कटिंग लेनी है उसको हम अच्छी तरह फर्टिलाइज़र और चाय मिक्सचर या जो भी देते हैं उसके लिए हम पहले से तैयारी करते हैं, जिससे जो कटिंग बनाने के लिए ज़्यादा स्वस्थ कटिंग हमें प्राप्त हो सके। जब हम कटिंग बनाते हैं तो उसके लिए हम ये क्लोनल मदर प्लांट है, इस तरह एक हम लगा के रखते हैं जो से नर्सरी होती है, इसी से हम कटिंग बनाते हैं। कटिंग हम मुख्यतः अप्रैल, मई और अगस्त, सितंबर में इसकी कटिंग लगाते हैं। अगर बीज से करते हैं तो 6 से 12 यानी 6 महीने से लेकर 12 महीने पुरानी सीडलिंग को हम चाय के बागान में इसका प्लांटेशन करते हैं। कटिंग से जो पौध तैयार करते हैं उसमें 10 से 12 सप्ताह में जड़ें निकल आती हैं और लगभग 3 महीने में वो लगाने योग्य हो जाती हैं। लगाने से पहले हमें जो सैपलिंग्स हैं, जो कटिंग से पौध तैयार की गई, उसके लिए हार्डनिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो छाया में उगाई जाती है और इसके बाद फील्ड में ले जाते हैं, वहाँ एकदम से धूप मिलती है तो वो उनकी सर्वाइवल की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो इसके लिए हार्डनिंग करते हैं। तो कटिंग वो पौध ले जाने के पहले, लगाने प्लांटेशन के पहले हमें उसको हार्डनिंग करना चाहिए। पन्नी कुछ दिन धीरे धीरे खोल के, जिससे धूप सहन करने की उसमें क्षमता आ जाए, इसे हम हार्डनिंग कहते हैं। प्लांटिंग, चाय बागानों में चाय मुख्यतः 2 तरह से लगाई जाती है, जिसमें एक सिंगल हेज रो, एक लाइन के रूप में, हेज के रूप में चाय का प्लांटेशन किया जाता है। जो सिंगल हेज सिस्टम है उसमें 1.20 सेंटीमीटर मीटर गुणे 0.75 मीटर, यानी 120 सेंटीमीटर गुणे 75 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, जिसमें से 1 हेक्टेयर में 10,800 पौधे लगते हैं। डबल हेज सिस्टम में
जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो 135 गुणा दशमलव 135 गुणा 75 सेंटीमीटर गुणा 75 सेंटीमीटर रखते हैं। तो यानी रो टू रो 75 सेंटीमीटर, डबल हेज सिस्टम। इसमें से 13,200 पौधे लगते हैं 1 हेक्टेयर में। चाय को की प्लांटिंग का उपयुक्त समय मई जून या सितंबर अक्टूबर होता है। चाय की सिंचाई, चाय क्योंकि एवरग्रीन पौधा है, इसमें 3 बार 2 बार पत्तियों की तुड़ाई की जाती है, इसलिए पर्याप्त नमी रहना आवश्यक है। लेकिन गर्मियों में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसके लिए हम स्प्रिंकलर यूज करते हैं और इसके साथ साथ हम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी इसकी सिंचाई करते हैं और ड्रिप के माध्यम से इसको हम फर्टिगेशन करके इसके साथ न्यूट्रिएंट की को भी सप्लाई कर सकते हैं। फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, प्राय ये देखा गया कि हमें अगर 100 किलो पत्तियों का उत्पादन करना है तो उसके लिए हमें प्रति पौधा 10 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। चाय में हम प्रथम वर्ष 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन, 270 किलोग्राम नाइट्रोजन देते हैं, जिसको हम 5 बार में अप्लाई करते हैं। दूसरे साल 240 किलो नाइट्रोजन और 360 किलो प्रति हेक्टेयर पोटास। तीसरे साल 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन और 450 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास डालते हैं, जो 6 बार में हम इसको अप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ अगर जिंक की कमी महसूस हो रही है या सॉइल में जिंक की कमी है, क्योंकि जिंक की कमी से इसकी उत्पादकता कम हो जाती है, तो उसके लिए हम 11 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक सल्फेट का छिड़काव पैडी छिड़काव के रूप में करना चाहिए। चाय की ट्रेनिंग और प्रूनिंग एक प्रमुख प्रक्रिया है, क्योंकि चाय हाथ से तोड़ी जाती है सामान्यतः, इसलिए ज़्यादा बड़ा पौधा भी नहीं होना चाहिए और जितनी ज़्यादा फूलिए पत्तियां निकलेंगी उतने ज़्यादा अच्छा उत्पादन होगा। इसलिए हमें नियमित रूप से उसकी ट्रेनिंग और प्रूनिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो ट्रेनिंग है उसमें से हम चाय के पहला ट्रेनिंग विधि है बेंडिंग या पेगिंग। इसमें हम नए पौधे को ही, जिससे वो उसकी एपिकल डोमिनेंस कम हो जाए, ऊपर को कम बढ़े, इसके लिए हम उसको एक दिशा की ओर झुकाते हैं, जिसको हम बेंडिंग कहते हैं। इस तरह दूसरी विधि है सेंटरिंग या डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग में जो ऊपर का बढ़ने वाला हिस्सा होता है इसे हम एपिकल पोर्शन होता है, इसे हम तोड़ देते हैं, जिससे पौधा ऊपर को नहीं बढ़ पाता और छोटा रह जाता है। टिपिंग पत्तियों के ये ऊपर का हिस्से को थोड़ा थोड़ा तोड़ना, वो टिपिंग कहलाता है। प्रूनिंग एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है चाय की खेती में। तो अगर हम रेगुलर कटाई छटाई नहीं करते तो उसमें एक प्रकार का व्यवधान उसकी वृद्धि में होने लगता है, जिसको हम बंजी कहते हैं या बंजी बट कहते हैं। बंजी बट का मतलब होता है कि ऊपर बड बढ़ना बंद हो जाती है, और जब बड कलिका ऊपर नहीं बढ़ेगी, एपिकल बड बढ़ना बंद हो जाएगी, तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसको हम बंजी बड, ये एक डिसऑर्डर है जिसको हम अगर रेगुलर प्रूनिंग नहीं करते, और रेगुलर प्रूनिंग से बाकी बीमारियां और
इंसेक्ट पेस्ट का भी कंट्रोल कर सकते हैं। चाय में जो शाखाएं होती हैं उनको अगर हम उनके प्रकार को जानना चाहें तो इसमें 5 प्रकार की शाखाएं होती हैं, जिसमें पहला है प्राइमरी सूट या एपेरियाडिक सूट। ये इससे हम बंजी वर्ड ज़्यादा निकलती हैं। पीरियाडिक सूट्स या फ्लश सूट्स, जब जिस समय नई पत्तियां या फ्लश आते हैं उस समय जो पत्तियां निकलती हैं। जन्म या थंब लीफ, ये एक जलीय बड है जो पत्ती के अक्ष से नई पत्तियां या सूट निकलते हैं। फिश लीफ, ये बीच में जो फिश लीफ होती है इसे हम थंब लीफ भी कहते हैं। मदर लीफ, ये जहाँ तक तुड़ाई की जाती है उससे पहले, यानी जब हम चाय की तुड़ाई करते हैं तो उसमें ध्यान रखते हैं कि 2 या 3 पत्तियां ऊपर की तोड़ें, तो उससे जस्ट नीचे की पत्ती होती है वो मदर लीफ कहलाती है, क्योंकि यहीं से फिर नई शाखाएं निकलेंगी। प्रूनिंग में अगर टाइप्स ऑफ प्रूनिंग को देखें तो इसमें एक पुराने बाग का अगर अनुत्पादक बाग हो गया, चाय का बागान अनुत्पादक हो गया, तो इसको हम रिजुवनेशन या कॉलर प्रूनिंग कहते हैं। हार्ड प्रूनिंग, जब हम पुरानी चाय की झाड़ी को सरफ को ज़्यादा काटते हैं ज़मीन के लेवल से, तो 1 से 1.5 फीट ऊंचाई तक, तो इसे हम हार्ड प्रूनिंग कहते हैं। मीडियम प्रूनिंग 60 सेंटीमीटर की लेवल तक काटते हैं। लाइट प्रूनिंग ऊपर से 15-20 सेंटीमीटर नीचे तक काटते हैं। स्किपिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रूनिंग प्रक्रिया है चाय की, जिसमें से हम केवल 5 से 8 सेंटीमीटर की गहराई तक ही ऊपर का पोर्शन काटते हैं। इसको डीप स्किपिंग और मीडियम स्किपिंग 2 तरह से करते हैं। हाथ से करने के बजाय इस समय कुछ मशीनें भी आ गई हैं स्किपिंग के लिए, इस तरह तो वो सेट हो जाती हैं और 5 से 8 सेंटीमीटर तक प्रूनिंग करते ही रहती हैं। प्रूनिंग साइकिल, 2 प्रूनिंग के बीच का जो अंतराल है उसे हम प्रूनिंग साइकिल कहते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत में हम 3 से 4 ईयर प्रूनिंग साइकिल ज़्यादा अपनाते हैं, जबकि दार्जिलिंग में 4 से 5 ईयर की प्रूनिंग साइकिल अपनाते हैं। इस तरह जो भारत में प्रूनिंग साइकिल अपनाया जाता है उसमें पहले अगर नॉर्मल टी ग्रोइंग एरियाज को लेके चलें तो पहली लाइट प्रूनिंग करते हैं, फिर अनप्रून्ड छोड़ देते हैं और इसके बाद डीप स्किपिंग, फिर अनप्रून्ड। दार्जिलिंग में लाइट प्रून, अनप्रून, डीप स्किपिंग, फिर अनप्रून। तो लाइट प्रून जब करते हैं तो दिसंबर शुरू से लेके यानी दिसंबर में, डीप स्किपिंग फरवरी में, मीडियम स्किपिंग जनवरी 15 से लेके फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक, लाइट स्किपिंग लास्ट जनवरी से लेके पूरी फरवरी तक, और मीडियम प्रूनिंग 24 से 30 साल बाद करते हैं। शेड मैनेजमेंट, छाया प्रबंधन, चाय में छाया प्रबंधन का अलग ही महत्व है, क्योंकि छाया अगर चाय की खेती सीधी धूप पड़ती है तो उसकी क्वालिटी कम होती है, इसलिए शेडिंग करना, शेडिंग हम पॉलीथीन से या इतने बड़े स्ट्रा डाल के क्लॉथ से आदि के द्वारा करते हैं। लेकिन आसाम में हम एक अल्बिजिया चाइनेंसिस है, सिल्वर ओक है, एरिथ्रिना, ये जो ट्रीज हैं इनको खेत में उगा के छाया प्रदान करते हैं।
हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग पत्तियों की जो तुड़ाई है उसमें ऊपर की 2 पत्तियां और 1 कलिका, जिसको हम टू लीफ 1 बड के नाम से जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऊपर की 2 पत्तियां और 1 अग्रस्त कलिका को ही, ये इसकी जो चाय होती है ये उच्च क्वालिटी की होती है। मशीन के द्वारा भी चाय की कटिंग की जाती है। उत्पादन इस तरह 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर चाय की पत्तियों का उत्पादन हो जाता है। आसाम में 180 से 450 किलोग्राम प्रति एकड़ का उत्पादन भी प्राप्त किया गया। चाय बनाना या कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, क्योरिंग, और कितने प्रकार की चाय, जैसे पहले भी जिक्र किया गया चाय कितने प्रकार की होती है। तो क्योरिंग ये देखा गया कि चाय को हम कहते हैं कि फर्मेंट की जाती है। फर्मेंट तो चाय में फर्मेंटेशन के बजाय ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन क्योरिंग में एक बैक्टीरिया बेसिलस मेगाथेरियम कार्य करता है जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। ये ड्राई फर्मेंटेशन प्रोसेस है। विदरिंग, जैसे ही हम पत्तियों को तोड़ते हैं उसमें से विल्टिंग या मुरझाना शुरू हो जाती हैं, ये नेचुरल है। लेकिन एक बार जब पत्तियां मुरझा जाती हैं तो वो दोबारा अपने रूप में नहीं आ पाती। इसके बाद लास्ट है टी प्रोसेसिंग। टी प्रोसेसिंग में के 5 बेसिक स्टेप होते हैं, जिसमें से प्लकिंग तुड़ाई, विदरिंग या विल्टिंग, उसको मोड़ना, रोलिंग जो शेप देना है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजेशन, और फायरिंग या ड्राइंग। ऑक्सीडेशन 2 प्रकार से करते हैं, या तो सेमी ऑक्सीडाइज जैसे आपकी उलांग टी या ग्रीन टी। तो प्रोसेसिंग के तरीकों के आधार पर हम चाय को वाइट टी, जिसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं करते, जिसमें चाय की पत्तियां तुड़ाई करके सीधे केवल विदरिंग होती है। ग्रीन टी, इसमें विदरिंग और रोलिंग की जाती है। उलांग टी ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें प्रोसेसिंग की सारी बेसिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। ब्लैक टी जो सामान्यतः हम यूज करते हैं, इसमें भी प्रोसेसिंग की सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, और ये सारी प्रक्रियाएं एक दिन में ही कंप्लीट करनी पड़ती हैं। इंसेक्ट पेस्ट और डिजीजेज, चाय में मुख्य रूप से एक टी स्केल लगता है। एक कीड़ा है साइड्रेसिस या फैसस बोरर, चाय का फैसस बोरर, जो चाय की टहनियों में, तने में अंदर खोखला कर देता है। ये बहुत ही हानिकारक कीट है। थ्रिप्स पत्तियों को नुकसान करता है। एफिड्स भी पत्तियों को नुकसान करता है। रेड मॉस्क्वीटो बग ये पत्तियों को खरोंच के खाता है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.6 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। बीमारियों में चाय की प्रमुख बीमारी है ब्लिस्टर ब्लाइट के कंट्रोल के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, निकिल क्लोराइड का 200 ग्राम का छिड़काव 5 दिन के अंतराल पर करना चाहिए, या हेक्सागोनाजोल 200 मिलीलीटर प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 200 ग्राम 5 दिन के अंतर पे छिड़काव करें। एक बीमारी है रेड रस्ट, पत्तियों में लाल धब्बे पड़ जाते हैं, ये भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से कंट्रोल हो जाती है। पोरिया रूट डिजीज में ये जड़ों में लगती है, इससे पौधा बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसके लिए हमें इन्फेक्टेड पौधे को
उखाड़ के ही फेंकना पड़ता है। थैंक यू। उम्मीद करते हैं चाय की ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।